तो लास्ट लेक्चर में मैंने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सिखाया था। यस सर। यस सर। दिख रहा है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यस सर। सिखाया था। फिर इसके बाद मैंने बताया था फिजिकल क्वांटिटी इसको कहते हैं। फिर वेक्टर स्केलर में डिवाइड किया था, वेक्टर और स्केलर का डेफिनेशन बताया था। कुछ एग्जांपल्स बताए थे इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर के। ठीक है, आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा शुरू करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा का मतलब वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक एक करके। बट अभी तो वेक्टर एडिशन सिर्फ सीखेंगे। क्लियर है? एक्सक्यूज मी यस सर। सर। बोलो। सर आप पिछले क्लास का रिटर्न नोट्स भेज सकते हो क्या ग्रुप में? भेजा होगा। सर नहीं, हमारा लेट एडमिशन के चक्कर में ग्रुप का पहले का चार्ट्स नहीं है हमारे पास। ठीक है, रिकॉर्डिंग में देख लिया सर, पर फिर भी आप भेज सकते हो क्या? हाँ क्यों नहीं भेज सकता हूँ, उसी को रीसेंड करना है, अभी कर देता हूँ। तो जो फर्स्ट लेक्चर का नोट्स है वो चाहिए ना। ग्रुप में भेजा था ना, बाकी लोग हाँ भेज दिया। और कोई और किसी को कुछ डाउट? सर भेज दिया दोबारा से भेज दिया। हाँ बोलो। सर एक लास्ट लेक्चर का सर आपका लेक्चर देख रहा था सर, तो उसपे वो डाउट आया था, तो सर आपको एंड ऑफ द लेक्चर पूछो या अभी पूछ लूं सर? अभी पूछो क्या डाउट आया था। सर लास्ट लेक्चर में सर आप समझा रहे थे कि थीटा एंगल होता है सर, वो लेंथ ऑफ द आर्क बाय रेडियस होता है। तो सर हम लोग सर मतलब वो थोड़ा सा समझा नहीं था मेरे को, मतलब कैसे आता है? कैसे आता नहीं, वही थीटा का डेफिनेशन है, वो आता नहीं है, वो डेफिनेशन है। सर पर बचपन में, एंगल थीटा क्यों सर लेंथ बाय रेडियस होता है हमेशा? अरे भाई किसी चीज का कोई डेफिनेशन है, वो एंगल थीटा तुमको याद होगा जब भी पढ़े होगे 6th 7th में। तो थीटा एंगल का वो डेफिनेशन है। वो क्यों ओके। कैसे नहीं, थीटा एंगल उसी को कहते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। जैसे देखो, सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है ना, हाँ सर। वो इसी डेफिनेशन से आया है ना। थीटा ओके। इज इक्वल टू L/R। जब पूरा सर्कल हो जाएगा तो थीटा 2 पाई, हाँ सर। तो उस थीटा 2 समय L पेरीमीटर हो जाएगा, तो 2 पाई इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन R। तो पेरीमीटर 2 पाई आर आ गया। हाँ सर। तो थीटा इज इक्वल टू L/R, यही एंगल का डेफिनेशन है, जो ओके। जाने अनजाने में याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, इसलिए बताया था। ओके सर। ठीक है, हाँ सर, थैंक यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, शुरू करें। यस सर। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। जब हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो दो तरह के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि अगर कोई फिजिक्स की बुक देखोगे तो क्या होगा, कभी कभी कोई सिंबल के ऊपर ऐसा एरो दिखाई देगा, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ए जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वेक्टर है।
ठीक है। यस सर। दूसरा, फॉरेन ऑथर्स की बुक अगर पढ़ोगे आप, कुछ फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा कि कभी कभी जो टेक्स्ट लिखा रहता है ना, रिटन टेक्स्ट, तो वो जो कभी कभी रिटन टेक्स्ट लिखा हुआ मिलता है, वो रिटन टेक्स्ट में कोई एक सिंबल बोल्ड लिखा रहता है, रनिंग टेस्ट जैसा रहता है, उसके कंपैरिजन में बोल्ड फॉन्ट से लिखा रहता है, एरो नहीं लिखा होता है। तो उससे भी हम समझ जाते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा है। कोई भी रशियन ऑथर की बुक देखोगे तो उसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, वो बोल्ड फॉन्ट से लिखी होगी, जैसे तुम्हें मैं भी दिखाता हूँ। ठीक है, ये छोटे इशू पता नहीं देख पाओगे। कौन है भाई ये कलाकार? सर जो वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर है आपने यूट्यूब पे पोस्ट किया है। हाँ, और वीडियो भी ग्रुप में भेजा है। जैसे ये बुक तुम लोगों को दिख रहा है, हाँ तो यस आई कैपिटल है। ऊपर से सेकेंड इक्वेशन में दिख रहा होगा, दो दो ई एकदम बोल्ड से लिखा हुआ, यस सर। यस सर। यस सर। ऊपर एरो का साइन नहीं रहता है। तो कभी कभी कुछ अच्छे मतलब बुक में ये भी कन्वेंशन लोग यूज करते हैं, एरो का साइन नहीं लिखते हैं, क्या करते हैं, बोल्ड फॉन्ट से किसी एक अल्फाबेट को लिख देते हैं। तो उससे भी ये सिंबॉलिकली समझ में आता है कि वो अल्फाबेट फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स अ सिंबल written in font bolder than running text उससे भी हम समझ जाते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है। ठीक है, ये कोई थ्योरी नहीं है, बुक पढ़ने का तरीका है, पढ़ोगे तो आसानी होगी इसके लिए। दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में ज्योमेट्रिकली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक लाइन सेगमेंट जिसमें एरो रहता है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट पर एक एरो डाल दो, ये जो लाइन सेगमेंट ए बी हो गया, ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो लाइन सेगमेंट का लेंथ है
वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को। वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को ऐसे भी लिखते हैं, ए के दोनों ओर ऐसा मॉड लिख देंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का। और लाइन सेगमेंट के ऊपर जो एरो बना हुआ है वो एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये वेक्टर का डायरेक्शन ए टू बी है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। जल्दी से कॉपी कर। सर हम्म, सर आप ये वेक्टर को सर बी से लेफ्ट एरो के भी बना सकते हो ना? क्या बी से? सर बी के ऊपर लेफ्ट एरो डाल के। बी के ऊपर लेफ्ट एरो? समझा? सर नहीं बना सकते? नहीं समझा ही नहीं मैं। बी के सर ऊपर हम लोग लेफ्ट। ए के ऊपर राइट एरो डाल रहे हैं, मतलब वेक्टर ए है हाँ जो राइट के डायरेक्शन में। सर वैसे बी से सर हाँ, वो ए बी सी डी कोई भी अल्फाबेट यूज करो, कोई भी सिंबल यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो सर बी से भी सेम ही राइट एरो ही जाएगा ना? नहीं और ए के ऊपर जो एरो लिखा हुआ है उसका भी कोई सेंस नहीं होता है। मतलब जो सिंबल में एरो देखते हो उसका कोई मीनिंग नहीं है कि राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। अब ओके कोई नॉर्थ जाएगा तो उसको ऊपर थोड़े ना बनाएंगे, तो वो राइट ही रहता है, उसमें राइट लेफ्ट अप डाउन नहीं, राइट ही रहता है। ओके। और सर लेंथ ए बी के बाजू में क्या लिखा है आपने? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। नहीं नहीं सर, वो दोनों के बीच में क्या है? अच्छा, वो ट्रिपल साइन जो देख रहे हो, इक्वल का। हाँ, हाँ, उसका मतलब इक्विवेलेंट। जैसे टेन इक्विवेलेंट। 10 न्यूटन का फोर्स है, इसका मतलब ये नहीं कि हम 10 सेंटीमीटर लंबा खींचेंगे, 2 सेंटीमीटर का भी खींच सकते हैं, बट 2 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 10 न्यूटन। समझा सर। सर ये जो वेक्टर ए का जो साइन है उसके बाजू में जो 2 डैश किया है वो कंपलसरी होता कहाँ 2 डैश है बेटा? है? सर वो लेंथ ए बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, बाद में वो जो ए है ना तो वो ब्रैकेट जो किया है हाँ वो हाँ सिंगल हाँ हाँ लाइंस है ना? हाँ, वो मैग ऐसा अगर कोई वेक्टर के दोनों ओर ऐसा मॉड का साइन मिले मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहते हैं सिंबॉलिकली उसको। ओके सर। सर बोलो। सर वो एरो के बाजू में क्या लिखा है? क्या बाजू में? एरो जो नीचे लिखा है उसके बाजू में क्या लिखा है? डायरेक्शन। थैंक अच्छा, एरो इक्विवेलेंट टू डायरेक्शन। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर जो आपने इक्विवेलेंट का जो साइन दिया है, मतलब 3 एरो करके,
उसका एक और भी वो दूसरा अलग होता है जो ई लिखते हैं हम, और वो उसका मतलब अलग होता है सर। ई लिखते हैं तो इक्वल टू होता है। ई लिखते हैं, ई लिखता हुआ मैंने कहीं नहीं देखा। इक्विवेलेंट को ई लिखते हुए मैंने कहीं नहीं देखा आज तक। सर, वो इससे belong related to होता terms है। कैसे आते हैं? और बोलो, इक्विवेलेंट ई से नहीं लिखते हैं, वो गलत तुम्हारे दिमाग में कुछ है। सर, इससे रिलेटेड सम्स कैसे आते हैं? आएगा ना, आगे बढ़ो। यस सर। अब एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन लाइंस और एंगल बिटवीन वेक्टर्स में थोड़ा सा फर्क है। जैसे मान लो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, इसका नाम दे देते हैं वेक्टर ए, इसका नाम दे देते हैं वेक्टर। तो कोई पूछे इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये थीटा होगा, होगा। यस सर। यस सर। समझ गए इसको? यही अगर ऐसा हो, ये है एक वेक्टर और ये है एक वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के बीच कोई एंगल पूछे तो कैसा होगा? 180 minus theta. थीटा कहाँ लिखा है मैंने? Theta is between the two vectors. और 180 minus theta करना होगा हमें। ये एंगल होगा या ये एंगल होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर राइट साइड वाला। सर राइट। राइट साइड वाला थीटा। राइट लेफ्ट, एक्सटीरियर या इंटीरियर? सर एक्सटीरियर। एक्सटीरियर। इस केस में ये होगा एंगल बिटवीन वेक्टर, ठीक है। ये डायग्राम और ये डायग्राम तो थोड़ा पैरेलल है या नहीं देखना पड़ेगा। ये दोनों इक्विवेलेंट है, समझ रहे हो? मतलब किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ कि आई एम मूविंग 5 मीटर अलोंग ईस्ट, तो तुम ऐसे भी बना सकते हो, तुम कहीं ऐसे भी बना सकते हो, तुम कहीं ऐसे भी बना सकते हो, तुम कहीं ऐसे भी बना सकते हो, है ना? यस तो सर। कोई भी वेक्टर को पैरेलली हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसी को इसी वेक्टर बी को अगर हम यहाँ ड्रॉ कर दें पैरेलल लाइन, इसका कलर चेंज कर देते हैं, तो ये एंगल भी थीटा होगा। यस सर। तो ये दोनों भी इक्वल है ना? यस सर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि कोई भी वेक्टर को हम पैरेलली एक जगह से दूसरी जगह तक ड्रॉ करके ले जा सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। यस सर। सर हाँ बोलो। आपने ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में सर आपने थीटा एंगल एक्सियल क्यों बनाया सर? क्या क्यों बनाया? एक्सियल में एंगल क्यों बनाया सर आपने थीटा?
वही एंगल बिटवीन ए एंड बी है। पे एंगल बिटवीन ए एंड बी तो अंदर नहीं आएगा। नहीं आएगा, वही तो सिखा रहा हूँ। सर एक डाउट था। हाँ। ये बी बी को पैरेलली शिफ्ट करने से जगह अपन ए को आगे शिफ्ट कर सकते हैं। उसको भी कर सकते हैं। एनी वो तो मैंने बी इसलिए किया कि ऊपर के जैसा डायग्राम दिखे इसके लिए। ओके। So any vector can be moved one place to another parallelly without changing its value. Clear है? Yes, sir. यस सर। Sir, if sir, is it इस केस में हाँ, बोलो बोलो, सुन रहा हूँ, बोलो तुम। so like if the arrow on top of A and B was in the opposite direction, then will the angle theta be interior? बी को उल्टा कर दे, ऐसा कह रहे हो? हाँ, arrow. हाँ, तो एरो ऑफ बी अगर ऐसा हो गया, इन दैट केस ये वाला एंगल होगा। Okay. सर तो फिर क्यों वो वाला एंगल हाँ, नीचे? कौन बता रहा हूँ, दिमाग लगाओगे तब तो। एंगल बिटवीन लाइन और एंगल बिटवीन वेक्टर में फर्क है। वेक्टर में डायरेक्शन भी देखा जाता है। जैसे अगर मैं केवल लाइन ड्रॉ कर दूं, ये ए है और ये बी है, ध्यान से देख, ये लाइन केवल ड्रॉ कर दिया। अब मैं पूछूं इन दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है, तो क्या बोलोगे? कोई भी हो सकता है चारों। हाँ सर, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अरे वेक्टर कुछ हो, मैं पूछ रहा हूँ दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है? सर कोई भी ले सकता है। वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकली ऑपोजिट। या तो ये वाला सेट होगा या ये वाला सेट होगा। Yes, sir. बट अगर हम एरो डाल दें इसमें, तो अब एंगल बिटवीन वेक्टर ये होगा, ये नहीं होगा। डायरेक्शन देखो, ये लाइन इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर जा रहा है। इन दोनों के डायरेक्शन ऑफ मोशन के हिसाब से देखोगे तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर होगा ना, ये थोड़ा ना होगा। समझ आया कुछ? Yes, sir. दूसरा, इसका लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, इसका लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, अब एंगल बिटवीन वेक्टर ये होगा, ये नहीं होगा। समझ आ रहा है? यस सर। तो एंगल बिटवीन वेक्टर में इस एरो के डायरेक्शन का सेंस समझ आ रहा है? जैसे अगर एरो ऐसा है तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर होगा, ये नहीं। और यही इसके एरो को उल्टा कर दो तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर होगा, ये नहीं होगा। ठीक है? तो अब कहोगे रटना तुम लोगों को बहुत मजा आता है रटने में, तो सीधा सीधा बता देता हूँ।
अगर ज्योमेट्रिकली दो वेक्टर को इस तरह से ज्वाइन किया गया है कि दोनों का टेल एक पॉइंट पर है, तब इन दोनों के बीच लाइन का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन वेक्टर्स. So any two vectors if joined tail to tail, in that case the angle between these two line is angle between vectors. But ये सब फालतू बातें, इस तरह का डेफिनेशन पढ़ने का मतलब नहीं, कॉमन सेंस है. ठीक है, यस सर. कॉपी कर सकते. सर तो अभी जैसे कोई पूछा था कि वो सर हम लोग डायरेक्शन का डाउन कर दे ये बी वेक्टर का, तो वो सर आपने एंगल बोला था, तो सर उसमें भी हम लोग बी के जैसे ऊपर सर हम लोगों ने ड्रॉ किया है वैसे ही हम लोग नीचे करेंगे क्या? हाँ, और सर उधर से वो जो एंगल हो जाएगा वो उसका थीटा हो जाएगा. जो भी एंगल थीटा होगा, हाँ, उसका वैल्यू कुछ भी हो, उसको एंगल बिटवीन ए और माइनस बी बोलेंगे, ए और बी बोलेंगे. ओके सर बोलो बोलो. सर तो ये जो बी केस आपने दिखा है उसमें एक को आपने हेड और टेल को ज्वाइन कर दिया था, तो वो चलेगा? यार तुम लोग इधर देख, ये ए ब्लैक से जो बी में ब्लैक से ए और ब्लैक से बी लिखा है, अगर सेंस आता है तो हम कह देंगे ये एंगल थीटा है. नहीं रखने वाला दिमाग है तो बी को पैरेलली इस तरह से शिफ्ट कर देंगे कि दोनों का टेल एक जगह है, अब ये कहेंगे थीटा. सबको समझ आएगा? आई बात समझ में? ये ब्लैक वाला वेक्टर ए और ब्लैक वाला वेक्टर बी के बीच एंगल, या तो मैं इसी डायग्राम से सेंस लगाऊं और बोलूं कि ये होगा. नहीं सेंस लग पा रहा है, डेफिनेशन रटे हुए हैं कि दो वेक्टर के टेल टू टेल को ज्वाइन करके ही एंगल बताएंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वेक्टर बी को पैरेलली पीछे की ओर शिफ्ट कर देंगे सच दैट ए और बी का टेल एक ही जगह आ जाए. अब कहेंगे ये थीटा है, तो ये थीटा और ये थीटा दो पैरेलल लाइन के बीच ये एंगल तो सेम ही होगा ना. आया समझ में? जिसने पूछा था आया समझ में? यस सर. कॉपी कर लो. सर ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं ना टेल, मतलब ऐसा कुछ है नहीं ना सर? नहीं ये कर सकते हैं. ओके सर. सर डन. आगे बढ़े. एक ही सेकंड. यस सर. यस सर. सर सर अगर ये दोनों वेक्टर सर एक ही लाइन में हो तो सर हम लोग सर उसका एंगल क्या होगा सर? एक ही लाइन में पैरेलल हो तो जीरो. सर नहीं मतलब वेक्टर और वेक्टर भी एकदम कनेक्टेड हो सर, एक लाइन ही हो पूरा. 0 डिग्री. ओके मतलब सर वो पूरा एक 180 हो जाएगा और वो हम लोग नीचे का देखने जाएंगे तो वो 0 ही हो गया पूरा. 0 डिग्री. ओके सर. और दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो 180 डिग्री. ओके मतलब सर अपोजिट मतलब पूरा वो 360 डिग्री हो गया क्या? कौन सी भाषा में बात करते हो? अपोजिट मतलब पूरा 360? पूरा आधा क्या 360? 360 होगा. इसमें आधा क्या पूरा क्या? मैं ये कह रहा था ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये हो गया 0 डिग्री.
अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये हो गया 180। ठीक है। यस सर। हो गया। यस सर। अब हम आज सीखेंगे वेक्टर एडिशन। कॉमन सेंस से सोचो, कोई ए से बी गया, फिर कोई बी से सी चला गया, इसका मतलब है कि फाइनली ए से सी गया। सर। यस सर। कोई रॉकेट साइंस में सिंपल कहानी है। यस सर। है ना। यस सर। तो हम इस बात को फिजिक्स के लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये ब्लैक वाला लाइन ए और बी का रिजल्टेंट है। है ना। कॉमन सेंस है। यस सर। यस सर। इस कॉमन सेंस को कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। That is, if two vectors can be represented by two adjacent sides of a triangle taken in order, then third side taken in opposite order will represent resultant of these two. अब ऐसे बोलेंगे तो लगेगा कोई साइंस पढ़ रहे हैं, नहीं तो कॉमन सेंस है। क्लियर है। यस सर। सर अगर ए टू बी गया और सर बी टू सी गया तो सर ये ए सी सर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो जाएगा? क्या बोलूं, बोलो क्या चाहते बोल हो। रहा हूँ सर, अगर सर आपने ये सर अगर ए टू बी है और सर बी टू सी है तो सर ए टू सी पूरा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो जाएगा? क्या करूं, हो जाएगा। तुम तो चाहते क्या हो, मैं समझा तो नहीं। सर सर मतलब डिस्टेंस ए टू बी और सर डिस्टेंस बी टू सी थोड़ी ना डिस्टेंस ए टू सी हो जाएगा? जो मन दोनों में का है। ऐसे ही कुछ कुछ दो चार कीवर्ड जानते हो, बोलते रहते हो डिस्टेंस। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनो, सीखने के लिए सुनो, इसलिए नहीं सुनो कि इसके बाद मुझे कुछ क्वेश्चन करना है इसलिए सुनना है, ऐसा नहीं। मैंने आपको कहा कि अगर कोई आदमी मान लो ए से बी गया और बी से सी गया, तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट फाइनल यही हुआ कि वो ए से सी गया। हाँ सर। तो इसका जो ए से बी जाना और बी से सी जाना, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करने रिजल्टेंट देखें तो यही हो गया कि ए से सी गया। हाँ सर। तो ये बोलने का तरीका है। गया का मतलब हर वेक्टर का मतलब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होता। ये सीधी भाषा में तुम्हें समझ में आए इसीलिए ऐसा बोला। अगर ये सीधी भाषा में समझ में आए ऐसा बोला, तुम्हें लगता है कि ये थोड़ा क्लीशे है, कौन सा साइंस हो गया ऐसे, तो नहीं बोलते ऐसा। इसको ऐसे बोल देते हैं कि इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, then third side taken in opposite order will represent resultant of these two vectors. This is called triangle law of vector addition. याद कर लो बच्चों, लगेगा कोई बहुत बड़ा साइंस पढ़ रहा है। उसी बहुत बड़ा साइंस को छोटा करने के लिए मैंने इस तरह से बोला। इसका ये मतलब नहीं है कि वेक्टर का मतलब केवल डिस्प्लेसमेंट ही होता है, ऐसा नहीं है।
ये तो जस्ट एक एग्जांपल मैंने लिया जो डिस्प्लेसमेंट के जैसा दिखता है, ताकि ये रूल समझ में आए। क्लियर? यस सर। Sir, हाँ बोलो बोलो। sir, are you adding the vectors uh, or the value of those vectors, mod vector, which you say? What? Whenever I say the line AC represent resultant of these two, it means direction of AC will represent resultant of A plus B, length of AC will represent magnitude of A plus B. So are we adding the magnitudes of a vector A and vector B to AC line? How it is possible? In a triangle, suppose this is 3 meter, this is something 2 meter. It doesn't mean that this will become 5 meter. Had it been so easy, why would have we been, studying vector algebra? Normal algebra पढ़ लेते। किसी ट्रायंगल में पॉसिबल है कि ए बी लेंथ 3 यूनिट का है, बी सी लेंथ 2 यूनिट का है, तो ए सी लेंथ 5 यूनिट का होगा? ट्रायंगल में पॉसिबल है? नहीं, वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। नहीं पॉसिबल है। Hmm. So whatever it length come AC, that will be the magnitude of A plus B. Okay, sir. Okay. So if two vectors can be represented by two adjacent sides of a triangle, taken in order का मतलब A to B, B to C, C to A, ऐसा। A to B, B to C एक ऑर्डर में दिख रहा है ना? Then third side taken in opposite order will represent resultant of these two vectors। जब हम कहते हैं रिप्रेजेंट का मतलब है कि उसका एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और उसका लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। वो लेंथ अल्जेब्रिक एडिशन नहीं है कि 3 और 2 मिलके 5 होगा, ऐसा नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है ट्रायंगल कैसा है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. So this is called triangle law of vector addition। कोई डाउट किसी को? जल्दी से कॉपी कर लो इसको। सर अगर दो वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में हैं हाँ, फिर भी ऐड हो सकते हैं? किसी भी डायरेक्शन में है उसको पैरेलली शिफ्ट करके ट्रायंगल का दो साइड बना ही सकते हैं। ओके सर। है ना? अगर 0 डिग्री होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, 180 डिग्री होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ओपन ट्रायंगल रहेगा। तो इन दोनों को छोड़कर, 0 और 180 को छोड़कर कोई भी डायरेक्शन में कहीं भी हो, दोनों को पैरेलली शिफ्ट करके एक जगह पर लाके ट्रायंगल बनाया जा सकता है। तो सर हम लोग वेक्टर्स का कैलकुलेशन हमेशा ट्रायंगल के फॉर्म में ही करते हैं। सिखाऊंगा, कैलकुलेशन बहुत तरह से करते हैं, सीखेंगे। पहले इतने में बताओ क्या दिक्कत है। लोग का सीखने के लिए अभी एक आध क्वेश्चन देता हूँ, इसको पहले कॉपी करो।
सर बोलो, सुन रहा हूँ। सर ये आप जो बोल रहे थे सर उसमें कहा है हम एक मैग्नेट करता सर दूसरा डायरेक्शन भी कर सकते हैं ना? क्या बोल रहे हो? सर आप बोल रहे थे सर कि ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी में से हम लोग दोनों का मैग्नीट्यूड कर सकते हैं और दूसरा सर आपने कौन सा बोला था? कुछ समझ ही नहीं पाता, तुम लोग को इंग्लिश का प्रॉब्लम है कि क्या हिंदी का? कर सकते हैं नहीं मतलब किस कैसे पढ़ते हो? ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, करना क्या है इसमें? मैंने कहा जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का थर्ड साइड ए और बी के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। कर सकते हैं वाला कौन सा लैंग्वेज है? नहीं सर मैग्नीट्यूड कर सकते हैं वैसा आपने क्या बोला था कर ना। सकते हैं? मैग्नीट्यूड मतलब कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या सर मैग्नीट्यूड कर सकते रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। हैं? रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या होता है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है। हाँ सर वही। तो जो एसी का लेंथ है ब्लैक हाँ वाले एरो साइड का, वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। और जो एसी का डायरेक्शन एरो है वो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो गया तो हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके कॉपी कर लिया सबने? यस सर। यस सर। चलो इस बात को समझने के लिए फटाफट कुछ क्वेश्चंस करो लो। सबसे सिंपल ये वाला क्वेश्चन। तो तुम लोग अपने मन से पता नहीं क्या क्वेश्चन बनाते रहोगे। Hello, sir. बोलो बेटा। Sir, it's my first class with you, and I joined few minutes before itself because Why did you join so late? sir network issue, and I want to speak regarding that itself. That can you forward the notes on the group? Every notes and video is being forwarded immediately after lecture. So All right, even sir. the first lecture note and video is already there in the group. So if you joined that group late or what, I'm not sure. Yes, When sir. did you Late join? itself. So again, vector lecture 1 notes and video I'll share. And today's is lecture 2. So once lecture 2 is done, I'll share the notes immediately and video will get shared, I mean, at the end of the day. Fine, sir. मुझे मिल गया।
हो गया सबका? यस सर। यस सर। अब बताओ क्या क्या आंसर आया? 30 डिग्री। 30 डिग्रीज है। अच्छा, सबका हो गया? सर मैं एकदम ड्रॉ कर रहा हूँ। सबका हो गया या अटेम्प्ट करना बाकी है किसी को? मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पर सर ये सर डायग्राम मतलब सर यू वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा ना? हाँ लिखाई है बेस हो क्वेश्चन, जाएगा। लिखाई है कुछ क्वेश्चन में ना कि परपेंडिकुलर टू वेक्टर यू तो सर मतलब रिजल्टेंट। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया फिर। चलो देखो इधर, ये है यू, है ना, रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर है, तो ये रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया रिजल्टेंट यू और वी का। हाँ सर। इसको कह दिया u प्लस वी, वेक्टर फॉर्म में लिख लो। चलो, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली वेक्टर v ये होगा ट्रायंगल लॉ से, हाँ सर। होगा। हाँ सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब लिखा है एंड मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, तो वेक्टर v का मैग्नीट्यूड मैं x मान लिया अगर इसका लेंथ, तो u प्लस बी एक्स बाई 2 हो गया, हो गया। यस सर। इस ट्रायंगल में देखोगे तो साइन थीटा कितना होगा? p बाई एच एक्स बाई 2 अपॉन x which is 1 by 2, so theta will become 30 degree, होगा। यस सर। यस सर। यस सर। बट एंगल बिटवीन u एंड v ये थोड़ा ना होगा, एंगल बिटवीन u एंड v तो ये एंगल होगा, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था। तो एंगल बिटवीन वेक्टर तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा विच इज 150 डिग्री। यस सर। आया समझ में? यस सर। सर सर तो हाँ मैंने बोलो। वेक्टर बी जो है वो स्टार्टिंग से लेफ्ट से लिया, चलता है ना? हाँ कहीं से भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। सर अगर वेक्टर वी और वेक्टर यू सेम डायरेक्शन में लेंगे और टेल उनका मतलब ऐसा ज्वाइन हो गया फिर तो 30 डिग्री आएगा ना? हाँ सर, मेरे डायग्राम के हिसाब से भी वैसा ही बना है। डायग्राम बनाने नहीं आता है आप लोगों को, फिर से बोलिए कैसे डायग्राम बनाया मुझे बताओ। सर वेक्टर वी और वेक्टर यू को टेल ज्वाइन किया। वेक्टर v और वेक्टर u को टेल और टेल ज्वाइन किया। यस सर। मैं बनाने की कोशिश करता हूँ आप क्या कह रहे हैं। तो मैं वेक्टर u ड्रॉ कर दिया और वेक्टर v क्या करूँ? सर वेक्टर वी उधर टेल से ओरिजिनेट होगा। यहाँ से। हाँ सर। चलो बना देते हैं, यहाँ से ओरिजिनेट कर दिया। अब क्या करूँ? और सर वो परपेंडिकुलर बना के वो वेक्टर वी को उसमें इंटरसेक्ट किया।
और वेक्टर u प्लस v कैसे करूं बताओ? सर वो वेक्टर यू का जो हेड है वहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। वेक्टर u के हेड से तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। लो मैंने भी कर दिया। अब सर फिर वो दो लाइंस जब इंटरसेक्ट होंगे तो बन सकता है ना ट्रायंगल एक। यही होता है। ये ऐसा कह रहे हो? हाँ सर वैसा ट्रायंगल बना था मेरा। लेकिन सुन सुन भाई, ऐसा ट्रायंगल बना दिया तो इस ट्रायंगल में ये कह रहे हो u है और ये v है और ये u प्लस v है, ऐसा? हाँ सर वैसे। ये किस हिसाब से पॉसिबल है? क्या सिखाया था कि दो वेक्टर टेकन इन ऑर्डर, तो एक वेक्टर ये हो गया, वेक्टर v टेकन इन ऑर्डर कहाँ है? हाँ सर समझा। तो ये डायग्राम गलत हो गया ना? हाँ सर। और बोलो। सर हाँ सर आपने उधर जैसे 150 डिग्री निकाला सर, तो सर वो आपने एक्सियल एंगल ले लिया ना इसमें? ले लिया नहीं, ये सब वर्ड बंद करो बोलना, ले लिया ले दिया, ले दे नहीं लिया। अगर ये वेक्टर u है ये वेक्टर v है तो इनके एंगल बिटवीन वेक्टर ये वाला वेक्टर कहलाएगा। अभी ऊपर सिखाया था ना? हाँ सर, तो सर आपने जो ऊपर वाले में सर जो पहला वाला जो डायग्राम बनाया था सर, कहाँ पहला वाला दिखाओ? सर ऊपर ए करो वाला। और ऊपर यहाँ पर सर इसके ऊपर थोड़ा। ये ना। हाँ सर ये वाला हाँ ए हाँ और बी वाला। हाँ। तो सर इसमें तो इंटीरियर एंगल ही हो गया ना सर दोनों के बीच वाला? किन दोनों के बीच में? सर ये डायग्राम है वेक्टर डायग्राम वेक्टर बी की बात कर रहे हो या ए की? पहले ये बताओ। सर ये ऊपर वाला ए या बी की? ए ए ए की बात करें तो ए में ए और बी के बीच, ए और बी जहां पर ज्वाइंट है वो क्या है? दोनों का टेल है। हाँ सर। और तुम्हारा यहाँ जहां पर ज्वाइंट है वहां एक का हेड है दूसरे का टेल है। हाँ सर। तो ये सिचुएशन ए के जैसा नहीं बी के जैसा हो गया कि एक का हेड दूसरे का टेल। ओके। हाँ सर। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ये वाला एंगल होगा ना? ओके सर समझा। और बोलो। तो सर अगर दोनों का टेल एक साथ होगा तो और या हेड एक साथ होगा तो फिर वो इंटीरियर एंगल ही कंसिडर करेंगे, वैसा हो गया क्या? तुम लोग आर्ट्स के जैसा साइंस पढ़ते हो, ऐसा होगा तो इस थॉट प्रोसेस से पढ़ोगे तो अभी तो बहुत सिलेबस है, ऐसा होगा तो वैसा करेंगे। अरे कॉमन सेंस नहीं लगा पा रहे हो क्या कि दो लाइन में अगर डायरेक्शन है तो उसके बीच का एंगल कौन सा होगा? इसको कौन सा बड़ा साइंस बना रखे हो? पहली बार डाउट येतो शाळेत सॉल्व हेड पण होगा टेल होगा। पडता डाउट करायचं ये कॉम्प्लिकेशन में क्यों पढ़ रहे हो? सीधा सा विजुअलाइज करो कि दो लाइन है, दोनों लाइन में एरो बना है तो उसके बीच का एंगल क्या होगा। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं तो। अरे किसकी आवाज आ रही है? म्यूट करो खुद को। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो रूल बना के दे दूंगा, लेकिन इस तरह से दिक्कत होगी पढ़ने में बेटा आगे। मेरा क्या, लो रूल बना दिया कि अगर दोनों वेक्टर का हेड ज्वाइन है तो इंटीरियर है, तो दोनों के बीच लाइन में जो एंगल होता है इंटीरियर वो होगा। एक का हेड एक का टेल ज्वाइन है तो एक्सटीरियर होगा। अगर एक का हेड एक का टेल ज्वाइन है तो उसको ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर दो कि दोनों का टेल हो जाए, फिर इंटीरियर ले लो। तो ऐसे 50 रूल बना सकते हैं, लेकिन ये सब करने का मतलब नहीं है। साइंस को बोझ मत बनाओ, कॉमन सेंस है। एक आदमी, पता नहीं तुम लोग को मैं क्यों नहीं समझ पा, किस तरह से पढ़ाई क्यों बचपन में। एक आदमी ऐसे जा रहा है, एक आदमी ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल इस एंगल को बोलेंगे कि इस एंगल को बोलेंगे? खुद बताओ। एक आदमी इधर ईस्ट में जा रहा है, दूसरा आदमी इधर नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कौन होगा? ये होगा या ये होगा? पहला वाला बना वो सेकंड वाला। सेकेंड वाला होगा। पहला वाला कैसे होगा? पहला वाला तो तब होता जब एक आदमी नॉर्थ वेस्ट में जाता और दूसरा वेस्ट में जाता, तब कहते कि ये होता है एंगल।
ओके हाँ सर समझा मैं। तो ये कॉमन सेंस लगाओ, इसको बोझ मत बनाओ कि रूल बना बना के रटेंगे तो बहुत रूल हो जाएगा। स्कूल में ऐसे पढ़ाते हैं, 50 तरह का रूल बना दिया, कहा कि रट लो, कौन सा रूल लगेगा। इसको पढ़ाई थोड़े कहते हैं, तो डोंकी वर्क है। विजुअलाइजेशन सीखो खुद से। ओके तो ए और बी के बीच का एंगल, इस केस में यू और वी के बीच का एंगल, यू इधर जा रहा है, विजुलाइज करने को, यू इधर जा रहा है और वी इधर जा रहा है, तो यू और वी के बीच का एंगल ये होगा, ये नहीं होगा, है ना। ओके अदरवाइज नहीं समझ आया, कोई उपाय नहीं है, तो ठीक है, लो रूल बना दिया कि एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल अगर ज्वाइंट है तो एक्सटीरियर एंगल होगा, दोनों वेक्टर का हेड ज्वाइंट है तो इंटीरियर एंगल होगा। लेकिन मैं डिस्करेज करता हूं इस तरह का रूल रखने से। ओके सर। ठीक है। हाँ सर। चलो एक दूसरा करो। अभी तक ध्यान से देखोगे मैंने कोई फॉर्मूला नहीं दिया है आपको, मैं कोशिश करता हूँ मिनिमम फॉर्मूला यूज करने की। वो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना ये कोई काम नहीं है, इसको कोशिश करो।
सर बोलो। इसका आंसर क्या है? वही पूछा मैं, हाँ सर। वही पूछा था मैं। नहीं सर, मैं कंफर्म करने से पूछ रहा हूँ। अब तो तुम अपना बताओगे ना। सर मेरे को 30 और 20 आ रहा है। देखते हैं बाकी जनता को आने दो। मुझे भी मिल गया। सर मुझे 2 सेट्स ऑफ आंसर्स आ रहे हैं। क्या क्या? मुझे 2 सेट आंसर्स आ रहे हैं। हाँ तो क्या 2 सेट नहीं, 2 वैल्यू बताओगे ना, दोनों सेट में क्या क्या आ रहा है। एक में ए माइनस 30 यूनिट्स आ रहा है और बी माइनस 40 यूनिट्स आ रहा है, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है। हाँ तो सर दूसरा आंसर होगा फिर, जिसमें बी 30 यूनिट्स आ रहा है और ए 40 यूनिट्स आ रहा है। आपको 30 मेरा 40 भी वही। बाकी सर कोई और? 30 और 20 आया। 30 और 40 आ सर रहा है 30 मुझे। और 20। 30 और 20. तो कुछ लोगों को 30 20, कुछ लोगों को 30 40, यही कहानी है। हाँ सर। मैं देखता हूँ मुझे क्या आता है। अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट 10 है, ऐसा। मतलब एक इधर है और दूसरा इधर है, तो एक इधर ए कह दो, एक इधर बी कह दो। तो इस केस में रिजल्टेंट कितना होगा? 10 यूनिट। 10. हाँ 10। चलो, तो इस केस में रिजल्टेंट का मतलब ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यस सर। यस सर। दिस इज गिवन एज 10। कोई डाउट? दूसरे में व्हेन दे आर एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो फर्स्ट इक्वेशन में, एक्सक्यूज अब मी सर, ऐसा है कि ये ए है और राइट एंगल, ये बी है ना। तो अब रिजल्टेंट क्या होगा? ये वाला लाइन होगा, है ना। तो ये ए है, ये बी है, तो इस ट्रायंगल में ये होगा अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। यस सर। यस सर। कॉमन सेंस है। यस सर। तो यहाँ से एक दूसरा इक्वेशन मिल गया मुझे, अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। कितना दिया है? 50 यूनिट। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बताना है। यही ओवरऑल कहानी है। यस सर। सॉल्व कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो, बट ये कहानी में कोई दिक्कत है? सर हम लोग मुझे 180 डिग्री में सबट्रैक्ट क्यों करते हाँ बोलो, जिसको जो डाउट है बोलो। हैं? 180 डिग्री पे सबट्रैक्ट क्यों करते हैं? कॉमन सेंस। पहले लेक्चर में ही बोला था, कोई मुझे 10 न्यूटन से राइट में खींच रहा है, कोई मुझे 2 न्यूटन से लेफ्ट में खींच रहा है, तो ओवरऑल मुझ पर कितना फोर्स लग रहा है? 10 - 8 न्यूटन टुवर्ड्स राइट। और कोई डाउट? सर नेसेसरी है कि हम लोग a माइनस बी करें? क्या करना चाहते हो? नेसेसरी है कि हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ a को माइनस करें, बी माइनस ए भी कर सकते हैं। वेरी गुड। ए माइनस बी माइनस ए, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ओके सर। क्योंकि अगर पहले से मुझे नहीं पता है कि ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या बी का ज्यादा है, तो इट कुड बी आइदर ए माइनस बी
मॉड ए माइनस मॉड बी और मॉड बी माइनस मॉड ए, दोनों चलेगा। ठीक है। अच्छा, या तो मैं इसको सॉल्व कर दूं, या ऐसे भी देखो ना, 30 40 50 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। यस सर। सर यस सर। यस सर। हाँ, तो वहां से ओरली भी आंसर आ जाएगा, और नहीं सॉल्व करना है तो कर देता हूँ। देखो अब ये मॉड ए मॉड बी इतना बड़ा बड़ा टर्म कौन लिखेगा, तो मैं ऐसा कर देता हूँ, इसका नाम x दे देता हूँ, इसका नाम y दे देता हूँ, तो लिखना आसान हो जाएगा मुझे। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। सो फाइनली सॉल्व अगर करना है तो मेरे पास दो इक्वेशन हो गए। एक इक्वेशन हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर, और यस सर। दूसरा हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। यस हम ये लिख सकते हैं कि x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ऐसा कुछ। यस यस सर। तो x माइनस वाई का स्क्वायर दैट इज 100 इज इक्वल टू 2500 माइनस 2xy, तो यहाँ से 2xy 2400 मिल गया। फिर हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो ये हो गया 2500 प्लस 2400, समझ आ रहा है? हाँ सर। दैट इज 4900। तो x प्लस वाई 70 हो गया। यस सर। तो x प्लस वाई 70 और x माइनस वाई 10, अब तो सॉल्व हो जाएगा। हाँ यस सर। सर। तो x इज 40, y इज 30। आया समझ में? यस सर। यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। ये तो सॉल्व करने के लिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं सर। अरे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, जैसे करो वैसे कर सकते हैं। ये कोई तो क्लास 6 7 से पढ़ रहे हो, इक्वेशन सॉल्व करना, ये मैं क्या सिखाऊं? एक्सक्यूज मी सर, हाँ, इसमें कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं ना सर? ये इसमें भी तो यही होता है, 1 और 2 और ये जो भी है 3 को ऐड कर दो, y एलिमिनेट हो गया, x बच गया, तो कौन सा नया मेथड है? साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का जितना भी तरीका तुम लोग बोलोगे वो एक ही बात है, नया उसमें कुछ नहीं है। क्लास 6 7 से आप पढ़ते आ रहे हैं, उसमें कोई साइंस नहीं है। तो आपको जैसे मन वैसे सॉल्व कीजिए, अनलेस आंसर इज करेक्ट, योर मेथड इज राइट। क्लियर? यस सर। यस सर। इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है ये सब। सर अगर ये क्वेश्चन में तो ऐसा लिखा है ना कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसा पूछे, मतलब ऐसे करस्पॉन्डिंग, मतलब रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट करो कि पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो उसमें कैसे करेंगे? इतने इंफॉर्मेशन से नहीं होगा, उसको उसको हम लोग गलत क्वेश्चन बोले। जितना इंफॉर्मेशन इसमें दिया है उतने से कि A40 है या B40 है, A30 है या B30 है, इतने इंफॉर्मेशन से नहीं बता सकते। वी नीड Okay, sir. समथिंग मोर टू एक्सप्लेन। हाँ सर, ओके। ये तो हुआ ड्राइंग कर करके बताने वाला कहानी, ट्रायंगल बना बना के, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ सबको करना चाहिए। लेकिन तुम लोग क्या है, तुम लोग फॉर्मूला जनरेशन हो, हर चीज का फॉर्मूला चाहिए, जो कि दुनिया का सबसे वर्स्ट मेथड है पढ़ने का। वो मेथड पढ़ने का अच्छा तभी है जब फंडामेंटल करेक्ट। तो फंडामेंटल इज ये वाला मेथड जो मैंने बताया, और उस मेथड पर अगर सब कुछ सही है
कमांड हो गया, उसके बाद फॉर्मूला जानोगे तो क्या होगा, यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विथ बेसिक्स। अदरवाइज इफ यू ओनली स्टार्ट यूजिंग फॉर्मूला तो थोड़ा सा उसमें बेसिक हिल जाने का डर रहता है। तो इसीलिए अब हम फॉर्मूला पे आते हैं। सपोज दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, जनरल फॉर्मूला, and this is the theta angle between vector A and B. We are supposed to find resultant of these two vectors. Whenever I say resultant of these two vector means we are trying to find out magnitude of this as well as direction of this resultant. ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ से ये a प्लस बी हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? लिखना मत। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। अब हम क्या करते हैं, C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं M तक। ट्रायंगल CBM में, ट्रायंगल CBM में देखेंगे तो साइन थीटा क्या होगा, CM अपॉन CM by CM अपॉन CB। तो यहाँ से CB, अरे CM अपॉन CB, हाँ सर BM होगा ना? साइन थीटा P बाई H होता है ना बेटा। तो यहाँ से CM मिल जाएगा मॉड B साइन थीटा। यस सर। इसी ट्रायंगल में cos थीटा लिखेंगे तो BM अपॉन CB। यस सर। तो यहाँ से मुझे BM मिल जाएगा मॉड B cos थीटा। यस यस सर। सर। सो इस डायग्राम में ये वाला लेंथ BM ये मेरा हो गया कितना, तो मॉड B cos थीटा, और ये वाला लेंथ CM ये हो गया मॉड B sin थीटा। अभी निकाला हम लोगों ने। यही मतलब हुआ ना। यस सर। हमारा पर्पस है AC के लेंथ को निकालना। तो ट्रायंगल ABC में अगर देखें तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। तो मॉड ऑफ A प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू AM को लिख देते हैं AB That's in प्लस triangle BM। ABC or triangle AMC. Yes, sir. AMC it will be, right? हाँ हाँ AMC, सॉरी नॉट ट्रायंगल AMC। सो AB प्लस BM का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. Yes, sir. सो AB मेरा हो जाएगा मॉड ऑफ A, BM ये अभी निकाला मॉड ऑफ B cos थीटा, CM अभी निकाला मॉड ऑफ B sin थीटा, ऐसा होगा। Yes, sir. तो ये हो गया मॉड ऑफ A का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ B का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस मॉड ऑफ A ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos थीटा, A प्लस B का होल स्क्वायर, नया कुछ नहीं, प्लस मॉड ऑफ B का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देख Yes, sir. सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। यस सर। तो ये दोनों मिलाकर मॉड B Mod स्क्वायर B हो square. जाएगा। Yes, sir.
तो mod a square plus mod b square plus twice of mod a mod b cos थीटा, ये हो जाएगा mod ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। Yes, sir. तो यहाँ से मुझे फॉर्मूला मिल गया mod ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू mod ऑफ a का स्क्वायर प्लस mod ऑफ b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ mod ऑफ a mod ऑफ b cos थीटा। तो जब कभी भी हमको दो वेक्टर और उसके बीच का एंगल मालूम हो तो उस केस में उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. ये एक्सक्यूज जो मी सर, हाँ तो जो आपने लास्ट सेकंड स्टेप किया वो नहीं समझा। कोई बात नहीं, ये हिस्ट्री नहीं है कि देख के समझेंगे, लिखते वक्त सीख लोगे, उसमें भी नहीं समझा तो बताना, बताऊंगा। ये एंगल अल्फा है मान लो, तो जो रिजल्टेंट है ए और बी का वो वेक्टर ए से अल्फा एंगल पर है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला मिल गया, डायरेक्शन के लिए देखो। इसी ट्रायंगल में अगर देखोगे तो हम लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू सी एम अपॉन ए एम। सी एम इज mod b sin theta and am is mod a plus mod b cos theta। ये हो गया tan अल्फा। तो जो अल्फा एंगल है इसको हम tan बोलेंगे इनवर्स बोल सकते हैं, tan इनवर्स। tan इनवर्स mod b sin theta अपॉन mod a प्लस mod b cos theta। ये फॉर्मूला हो गया रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन के लिए। तो ज्योमेट्रिकली तो ट्रायंगल बना के सॉल्व करेंगे, बट ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तब तो सॉल्व करना आसान होता है, नहीं तो उस केस में इस तरह के फॉर्मूले का इस्तेमाल करना आसान होता है। तो हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लो इसको, कॉपी करते जाओ एक एक स्टेप समझ के, उसके बाद भी कोई स्टेप नहीं समझ आया तो मैं बताता हूँ। सर ये मॉड कैसे ढूंढना वो एक बार वापस सिखाओ ना। क्या? वो पहला वाला स्टेप था ना, मॉड मॉड कॉस और वो ढूंढने का, वो वापस सिखाओ ना। क्या एग्जैक्टली बोलो, क्या कुछ कुछ मॉड बोलो। बी कॉस और मॉड बी साइन थीटा ढूंढना ना वो वाला।
DC का जो लेंथ होगा वो मॉड B के बराबर होगा, हाँ या ना? हाँ। तो हो गया। लेंथ ऑफ BC इक्वल्स टू मॉड B, लेंथ हाँ। ऑफ AB इक्वल्स टू मॉड A। सर एक डाउट है। बोलो बोलो। सर वो ट्रायंगल में CM को मॉड B sin थीटा से कैसे रिप्रेजेंट किया है? क्या किया है? सुनो, सब सुनो चुपचाप। ट्रायंगल CBM दिख रहा है? यस सर। साइन थीटा क्या होता है? P/H। हाँ सर। तो साइन थीटा होगा CM/CB। यस सर। CB का वैल्यू मॉड B के बराबर है, हाँ। तो CM का वैल्यू हो गया मॉड B साइन थीटा। हाँ यस सर। उसी तरह कॉस थीटा B/H, हाँ। दैट इज BM/CB। यस सर। CB का वैल्यू मॉड B के बराबर है, हाँ। तो BM हो गया मॉड B cos थीटा। हाँ। सब लोग को क्लियर? यस। कॉपी करवा। Sir,
बोलो। सर tan इनवर्स के बाद आपने क्या लिखा, v sin थीटा अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी cos थीटा। ठीक है सर। हम लोग tan इनवर्स को कैसे सॉल्व करते हैं? उसको सॉल्व नहीं करते, वैसे ही लिखते हैं। जैसे मैं पूछूं tan अल्फा इज √3, तो अल्फा कितना होगा? 60 डिग्री। मैं पूछूं tan अल्फा इज 1/√3, अल्फा कितना होगा? 30 डिग्री। मैं पूछूं tan अल्फा इज 1/2, अल्फा कितना होगा? सर 1/2 वैल्यू नहीं होता ना। 1/2 tan और tan tan इनवर्स अल्फा इज 1/2। 1/2, तो उसको डिग्री बता सकते हो कितना होगा? लॉग टेबल में देखना पड़ेगा। बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं? 22.5। तो कोई भी रैंडम नंबर ऐसे नहीं बता सकते हैं। यस तो सर। उसको लिखने का तरीका होता है कि tan इनवर्स 1/2। तो जिस कुछ का हमें तो कुछ 5 डिग्री का ही वैल्यू पता है ना, 0, 30, 60, 45, 90 यही सब पता है। बीच में तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो उसको लिखने का तरीका होता है, इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू वट एवर, मान लो tan अल्फा इज इक्वल टू 10, देन अल्फा इज tan इनवर्स 10। ठीक है। जिसको भी tan इनवर्स वाले में प्रॉब्लम है, बात समझ आए? पक्का? सर आप लिख के समझा सकते हो? मैंने कहा था कि tan अल्फा अगर √3 लिखा हुआ है तो आपको अपने से समझ में आ जाता है कि अल्फा 60 डिग्री है। कहा था। यस सर। tan अल्फा अगर 1 है, then you yourself will get to know that alpha is 45 degree, just because of the fact that you know tan 45 degree is 1, isn't it? Yes. Had it been tan alpha is 1/√3, you yourself can make out that alpha is 30 degree, because you know tan 30 is 1/√3, isn't it? But had it been tan alpha is equal to 2/5, now what to do? You know what angle alpha this represent to? No. हमें कैलकुलेटर चाहिए होगा या tan का टेबल चाहिए होगा, isn't it? Yes sir. So we will write it as tan inverse 2/5. It means same. Even if I write tan inverse √3, it is another way of writing 60 degree. Clear है? यस सर अब क्लियर है। सर हाँ बोलो। अभी किसी सर आपने अभी पूछा कि tan अल्फा अगर 1/2 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। सर किसी ने बोला 22.5 डिग्री। तो सर ऐसा थोड़ी ना होता कि अगर tan 45 1 है तो उसका हाफ इज 1/2। किसने कहा? मैंने बोला ऐसा होता है? अच्छा नहीं सर, मैंने मेरे को बोला लगा था किसी क्या? ने मेरे को लगा किसी ने बोला था, आपने हाँ बोला था इसलिए। हाँ नहीं, किसी ने बोला और मैं रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसका मतलब क्या है? दिस इज समथिंग विच इज नॉट वर्थ लिसनिंग। किसी ने बोला, मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया कि क्या होता है, क्योंकि ये इससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी वैल्यू हो, कोई भी रैंडम नंबर हो जिसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपको नहीं मालूम है, या इवन मालूम भी है तो भी हम tan इनवर्स में लिखते हैं। जैसे मैं tan इनवर्स √3 भी अगर लिखूं तो दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग इट एज अ 60 डिग्री। क्लियर? यस सर। Yes sir.
अब देखो मैं नया कुछ पढ़ाऊं उससे बेहतर है, अभी 2 क्वेश्चन ऊपर किए थे, यस सर। इन दोनों क्वेश्चन को बिना ट्रायंगल ड्रॉ किए हुए इस फॉर्मूले, अभी जो फॉर्मूला सीखा हमने उससे भी कर सकते हैं, समझे? यस सर। तो ये दोनों क्वेश्चन को अब हम इस डिफरेंट वाले मेथड से करके देखेंगे कि होता है या नहीं। आई बात समझ में? हाँ सर। आंसर भी आपके पास है, उसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से कोशिश करो तो सॉल्व करने का। जरा सा ऊपर वाला लिख चुके हैं सब लोग? सर थोड़ा Yes, sir. जूम आउट करो ना सर एक सेकंड स्क्रॉल अप करो ना। तो इस क्वेश्चन को अब आपको सेकेंड मेथड, मेथड 2 एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करना है। कॉपी नहीं किया है अभी तक? नहीं सर, थोड़ा बाकी है। और ऊपर करूं? हाँ सर। सर ये क्वेश्चन पहली लिख दिए फर्स्ट और सर, थोड़ा कर दो सर, क्वेश्चन लिख दिए हम लोग ने। क्या? सर क्वेश्चन लिख लिया है, थोड़ा सा जूम आउट कर दो ना। अरे वो मतलब नहीं, मैं पूछा अभी और लिखना बाकी है ऊपर का? हाँ सर, हाँ बस। ठीक है, पहले कॉपी करो सर उसके बाद कर। हाँ बोल बेटा। सर ये पहली फॉर्मूला मैग्नीट्यूड के लिए है ना, और हाँ, दूसरी पहला डायरेक्शन के फॉर्मूला लिए। मैग्नीट्यूड के लिए है, दूसरा फॉर्मूला डायरेक्शन के लिए है। ओके सर, ठीक है। और बोलिए। नहीं सर, हो गया। मैं सिर्फ पूछ रही थी कि वो जो डायरेक्शन वाला फॉर्मूला है वो मतलब ऐसे कैसे मिलता है, मतलब वो सम्स करके ही पता चल जाएगा। हाँ सम अभी करेंगे ना, वही 2 क्वेश्चन को मैंने बोला है कि अभी एनालिटिकल मेथड से करके देखेंगे तो पता चल जाएगा कैसे मिलेगा इस फॉर्मूले से। सर ये फॉर्मूलेस के जो डेरिवेशन का जो स्टेप्स है वो याद रखना जरूरी है। हाँ जरूरी है। ओके सर।
लिख लिया सबने? Yes, sir. इस क्वेश्चन को अब फॉर्मूला से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर यू। तो परपेंडिकुलर टू वेक्टर यू, ध्यान से सुनेगा सर। इसका मतलब है हमारे फॉर्मूला के हिसाब से अल्फा 90 डिग्री है। यस सर। Yes, sir. तो अल्फा 90 डिग्री है, मतलब tan अल्फा अनडिफाइंड। तो tan अल्फा और अनडिफाइंड इसका मतलब मतलब डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए क्या? सुन लो ना 2 मिनट। तो u हो गया मेरा वेक्टर a और v यस हो सर। गया वेक्टर b, है ना। तो मॉड a प्लस मॉड b cos थीटा, जो tan अल्फा का डिनोमिनेटर है, इसको 0 होना चाहिए। यस सर। मतलब मॉड b cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड a, कुछ ऐसा होना चाहिए। यस सर। दूसरा दिया है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ v। तो मॉड b को मैं ऐसा लिख देता हूँ, v cos थीटा इज इक्वल टू माइनस u। आया समझ में? यस सर। देखो, कहीं कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। क्या था? अब मेरे पास है फॉर्मूला की रिजल्टेंट, तो ये v/2 हो गया का होल स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2u इंटू v इंटू कॉस थीटा। यही फॉर्मूला है। यस सर। तो ये हो गया v स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू, u को मैं v cos थीटा लिख सकता हूँ, माइनस v cos थीटा। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ आया कैसे? u को सब्स्टिट्यूट किया। तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हुआ ऐसा? यस सर। तो v स्क्वायर गया, यस सर। तो साइन स्क्वायर थीटा इज 1/4। यस सर। मतलब साइन थीटा इज आइदर प्लस 1/2 और माइनस 1/2। यस सर। अगर मैं साइन थीटा प्लस 1/2 लेता हूँ, मतलब थीटा इज 30 डिग्री यस सर। और थीटा 30 हो जाएगा, तो माइनस u नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा इस इक्वेशन में। नो सर। नहीं सर नेगेटिव आएगा। अरे सुन, पॉसिबल। इस में cos 30 रखोगे तो u और v तो मैग्नीट्यूड है, खुद कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। नहीं सर। तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है। यस सर। और साइन थीटा माइनस हाफ लोगे तो थीटा 150 डिग्री आएगा। यस सर। लास्ट क्लास सिखाया था। यस। तो यही आंसर हो गया। आया समझ में? Yes, sir. बट Yes, sir. ध्यान से देखोगे तो प्रीवियस मेथड इज मच इजियर। यस एक थंब रूल बना लो कि जब भी कभी क्वेश्चन के लैंग्वेज में राइट एंगल ट्रायंगल बनने का स्कोप दिख रहा हो तो हम लोग ज्योमेट्री यूज करेंगे, जब नहीं दिख रहा हो तब एनालिटिकल मेथड यूज करेंगे। समझ आया? सर ये सेकंड वाला पार्ट जो आपने सिखाया ना, जो एरो बना के सिखाया है, वो मेरे को नहीं समझा सर। क्या सर arrow b बनाया? अपॉन 2 होल स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो लिखो लिखो, कॉपी करो।
कॉपी करो और साइंस के जैसा कॉपी करने के साथ सोचो कि u की जगह मैंने क्या लिखा, यहां से u माइनस बी कॉस थीटा है, यहां से u माइनस बी कॉस थीटा है। हाँ सर। तो इसको जहां जहां u है इस इक्वेशन में वहां पुट कर दिया। हाँ सर। सर आप समझा सकते हो कि जो थीटा है वो 150 कैसे हुआ? लास्ट क्लास में सिखाया था साइन पाई Sir, I was माइनस not थीटा there in साइन this. पाई प्लस थीटा। एक बार अटेंड कर लेना, उसको देख लेना, फिर दिक्कत होगी तो बताऊंगा। पूरा एक क्लास मैंने मोस्टली इसी पे लिया था, जो लास्ट क्लास का ट्रिग्नोमेट्री था ना वो इसी पे लिया था। सर वो वाला है ना पाई माइनस 60 वाली। हाँ सर वो 10 अल्फा इज इक्वल्स टू इंफिनिटी है ना, तो वो अनडिफाइंड, तो वो नीचे वाला स्टेप कैसे आया उसके नीचे? tan अल्फा का फॉर्मूला ऊपर देखो नोटबुक में क्या लिखा है। उसका मोड बी साइन थीटा अपॉन मोड ए प्लस मोड बी कॉस थीटा। तो ये अगर अनडिफाइंड है मतलब इस रेशियो का डिनोमिनेटर 0 होगा। हाँ तो वही है। सर सर ये पूरे समय सर एक ही बात नहीं समझ आई सर। tan अल्फा इक्वल्स अपने इन्फिनिटी लिखा है, उसके बाद सर आपने लिखा है मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू 0 लिखा है सर। आपने बोला उसका डिनोमिनेटर 0 होगा। अभी थोड़ी देर पहले वो बच्ची ने वही पूछा था ना। हाँ सर, पर हम लोग 0 से उसको कैसे सर लिख सकते हैं 0 पे? इंफिनिटी कैसे होता है कोई भी फ्रैक्शन? सर अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा तो? हाँ, तो tan अल्फा के फॉर्मूला का डिनोमिनेटर क्या है? सर वो तो 0 ही आएगा, पर सर हम लोग डिनोमिनेटर के तरीके से क्यों ले रहे हैं, वो नहीं समझ आया। तो मतलब कैसे ले बताओ, कैसे मैं उसमें tan अल्फा को tan 90 सब्स्टिट्यूट करूं? मतलब क्यों ले रहे हैं, गजब कहानी है। tan अल्फा इंफिनिटी है, मतलब मॉड बी साइन थीटा अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा 0 इंफिनिटी होगा। मतलब मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा 0 होगा। और कैसे कोई फ्रैक्शन इंफिनिटी होता है? कोई फ्रैक्शन p बाई क्यू अनडिफाइंड कब होता है? जब Q उसका 0 डिनोमिनेटर होता है। 0 होता है। तो हाँ। और क्या है, तो इसमें कौन सा रॉकेट है कि मैं सही क्यों करूं? करना पड़ेगा। अगर कोई फ्रैक्शन अनडिफाइंड है तो डिनोमिनेटर 0 करना पड़ेगा। So that means like when resultant is perpendicular, then so we can do by trigonometric ratios like the formula. It's not about resultant. After देखो कोई इसका कोई ऐसा नहीं है, दिमाग इसीलिए जरूरत है। After reading the question, if you can make out that geometrically a right angle triangle is being formed, in that case it is advisable to use geometrical method. After reading the question, if you cannot make out that right angle triangle is not going to form, or you can make out the triangle which is going to form is not right angle, some scalene triangle, in that case you are suggested to use formula. Okay, sir. That's why you should have mastery over both. Am I clear? Yes, sir. सबको समझ आया? Yes. Yes, sir. चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. सर आप इसका नोट थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. बाय सर थैंक यू सर। Bye. थैंक यू सर, बाय सर। सर हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर आप सर लास्ट लेक्चर का एक्चुअली रिकॉर्डिंग सर नहीं मिला, तो सर आप एक और बार डाल देंगे ग्रुप पे? डाल दूंगा ग्रुप में दोबारा। ओके सर, थैंक यू सर।
सर आप ये वाले नोट्स ही भेज देना।